नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, ऐसे तमाम पंचलाइन, ऐसे तमाम स्लोगन हम सुनते रहे, ऐसे तमाम नारे हम सुनते रहे, लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी गई आम लोगों को, आम मतदाताओं को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इसमें कुछ वादे हैं और कुछ की गारंटी ली गई है कि अगर सरकार आती है तो ये इन गारंटी को ये माना जाएगा कि सरकार उसको पूरा करेगी। बहुत सारी उसमें बातें, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इन तमाम वादों के साथ जब वो चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसको जनता का, आम मतदाता का समर्थन भी मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से बात किया जाए तो जो बीता विधानसभा चुनाव यानी 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी कुछ इस तरीके के वादे किए गए थे, लेकिन उस वक्त जनता ने उन तमाम वादों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ही भरोसा किया था। लेकिन इस बार थोड़े से हालात बदले हुए हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रही है। ये बात अलग है कि दो बड़े महत्वपूर्ण किरदार जो इस वक्त इस गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए, एक जयंत चौधरी जिन्होंने बीजेपी का हाथ पकड़ लिया, और दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो आजाद पार्टी के चंद्रशेखर, जो बिल्कुल अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए। ऐसे में रणनीति क्या होगी, कितना फायदा मिलेगा, मतदाताओं का कितना समर्थन मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि जिन वादों के साथ वो मैदान में उतर रही है, सरकार बनने पर उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जो इंडिया गठबंधन अलग अलग मंचों से या इंडिया गठबंधन में शामिल जो तमाम घटक दल हैं वो इसको उठाते रहे। तो 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण 2009 का लोकसभा चुनाव अगर आप सभी को याद होगा तो उस वक्त चुनाव में उतरने से ठीक पहले 60,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया गया था, और नतीजा ये हुआ कि 2009 में सरकार रिपीट कर गई थी, यानी हमने यूपीए पार्ट 2 को भी देखा। तो एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया गया और वादा किया गया है कि किसानों का कर्ज पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। आरक्षण की 50% की सीमा को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन भी किया जाएगा। तो बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारी जो है वो गारंटी ली गई है। जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिस्सेदारी न्याय के तहत ये कहा गया कि जाति जनगणना कराई जाएगी, और इसको लेकर के सरकार, ये जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी जैसे तमाम वादे किए गए हैं, और नारी न्याय का भी वादा किया गया है। तो इन 25 वादों और 25 गारंटी के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को के लाभार्थी वर्ग को, या यूं कहा जाए कि लाभार्थियों का जो एक वोट बैंक तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसको चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उन सबका आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अवधेश पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में शिरकत कर रही है। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी, वो भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि आज घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ है तो कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं। प्रियंका जी, जिन वादों और जिन गारंटी के साथ आप चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं, उसका क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश के आम मतदाताओं पर पड़ता हुआ देख रही हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो आम आदमी के अब साथ है, और ये हाथ ही हालात बदलेगा, ये तय हो चुका है। क्योंकि जो घोषणा पत्र है उसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवा, महिलाएं, सबके लिए कुछ ना कुछ गारंटी यूज दी गई है। ये गारंटी कोई आम गारंटी नहीं है। ये उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की गारंटी है, ये उनको सामाजिक सुरक्षा देने की गारंटी है, ये उनको जो है पूरी तरीके से एक सिक्योर माहौल देने की गारंटी। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमने पंच न्याय की बात की है, जिसमें चाहे श्रमिक हो, चाहे युवा हो, चाहे नारी हो, चाहे किसान हो, और इसके साथ में चाहे जो है हिस्सेदारी की बात की गई हो, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से हर वर्ग को टारगेट किया गया है। जो
गरीब से लेकर आप युवा देखिए, महिलाएं देखिए, किसान देखिए, सबकी बात यहाँ कही गई है। और मैं समझती हूँ कि आर्थिक रूप से अगर महिलाओं को संपन्न बनाने की बात कही गई है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है जो इस देश के गरीब महिलाओं को पूरी तरीके से सामर्थ्यवान बनाने का काम करेगा। जिस तरह से 1 लाख रुपए सालाना गरीब परिवारों की महिलाओं को देने का वादा किया गया है वो अपने आप में बहुत एक यूनिक वादा है। इससे पूरे देश के हालात सुधर सकते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे आप किसानों की बात करिए, जो एमएसपी की गारंटी देने की बात करिए, उसके साथ में किसानों का जो ऋण है वो माफ करने की बात करी, इसके साथ में जो किसानों के उपकरणों पे जीएसटी लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसको भी हमने हटाने की बात करी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो किसानों के लिए काफी कुछ है इस घोषणा पत्र में, जो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, जो उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। और इसके साथ में जो श्रमिक होते हैं उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400 रुपए, और उसमें मनरेगा के मजदूर भी शामिल किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कुल मिला के ये काफी अच्छा एक और साथ में जो किसानों की जो बकाया राशि है उसको भी देने के लिए, मतलब इंश्योरेंस देने के लिए भी 30 दिन का समय रखा गया। 30 दिन के अंदर किसानों की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, जो उनकी फसल का बीमा होता है, उसको भी भुगतान करने का जो निर्णय लिया गया है वो अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है, किसानों को परेशान होने से बचाने वाला है। साथ में अगर हम युवाओं की बात करें तो आज इस देश में 83% युवा जो है वो बेरोजगार है। और 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो इस देश में अब है। और पिछले 10 साल से जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको संविदा पे भर्ती की जा रही है, उससे तंग आ चुके हैं इस देश के युवा। इसलिए संविदा की जो भर्ती है उसको हटाकर हम पूरी तरह से परमानेंट जॉब्स निकालेंगे, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां होंगी, उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। और इसके साथ में आप देखिए किस तरह से जो युवा हैं जो वो पढ़ के निकलते हैं उनको अप्रेंटिसशिप देने का हमने वादा किया है, जो 1 लाख रुपए सालाना है, मतलब पहली नौकरी पक्की है। आप देखिए किस तरह से एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का वादा भी किया गया है। तो इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है। और साथ में अगर हम बात करें तो इस देश के जो महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक रूप से अगर हम संपन्न बनाते हैं तो पूरे परिवारों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसके साथ में ही अगर हम और अपनी आगे बढ़ते हैं तो देखिए देखा जाता है कि किस तरह से जो है जीएसटी जिस तरह से गलत लागू की गई उसमें भी रिफॉर्म किए जाएंगे। उसके साथ में जीडीपी को 10 सालों में दुगना करने का भी वादा है, उसका पूरा जो प्रोफार्मा है वो पूरा बन चुका है। किस तरह से हम जीडीपी बढ़ाएंगे ये भी हमने पूरा तरीके से उसमें घोषणा पत्र में दिया है कि हम 10 सालों में दुगनी जीडीपी करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो देश के एक आम वर्ग को छूती हैं और एक आम जो आदमी है उसकी उम्मीदों को दुगना करती हैं, क्योंकि आज जो उम्मीदें 10 साल में भारतीय जनता पार्टी से इस देश की जनता ने की वो पूरी नहीं हो पाई। चाहे वो रोजगार हो, चाहे किसानों पर अत्याचार हो, किस तरह से किसान किसान धरने पर बैठते हैं, उसके बाद उनके ऊपर किस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं, 700 किसानों की शहादत होती है, उसके बाद किसानों पर जीप चढ़ाई जाती है, किसानों की एमएसपी के लिए जब वो आते हैं तो कीड़े लगाकर उन्हें रोका जाता है। ये सारा कुछ इस देश ने देखा है। इस देश ने देखा है कि किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार किया गया। रोजगार देना तो दूर रहा, और कोई किसी तरह की कोई गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो देश के सामने है कि एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है 2024 के चुनाव के पहले, वो मणिपुर है। और आज मणिपुर में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक हुआ रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे लगता है कि ये देश समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां क्या है, इनका चाल चरित्र चेहरा देश के सामने भी आ चुका है। तो उसको साथ में चलिए देखते हुए अगर हम ठीक है प्रियंका जी, मैं आरक्षण की भी बात कर रहे हैं, जी जिस जी तरह मैं से जो अब है जातिगत जनगणना हो और आर्थिक रूप जी से कमजोर लोगों का आरक्षण हो, ये सारी चीजें हमने फिक्स की हैं। इसके साथ में ही जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% आरक्षण हर वर्ग के व्यक्ति को देने का वादा किया। तो ओवरऑल देखा जाए चलिए तो मुझे लगता है कि चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे 25 लाख का इंश्योरेंस देना हो, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी लोगों को एक मजबूती मिल रही है। राजस्थान में हमने वो मॉडल लागू किया, उसके बाद अब हम पूरे देश में वो मॉडल लागू करेंगे। तो आर्थिक, सामाजिक और पूरी तरीके से जो सुरक्षा की बात होती है वो हमने यहाँ पर कैप्चर की। अब अवधेश पांडे जी, आपको लगता है कि जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित करेगा? क्योंकि जिस बात का जिक्र किया गया खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये कहा गया कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करना है, क्योंकि ये तमाम रिपोर्ट्स में ये कहा जाता रहा है, तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि देश में बाकी जितना भी विकास हुआ हो लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हुई है। देश के कुछ खास घरानों के पास देश की अधिकतम संपदा चली गई है और जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो गरीब हुए हैं।
तो जो अमीर और गरीब के खाई है उसको बांटने का एक वादा किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसमें किसानों के कर्ज माफी की बात की गई। किसानों को लेकर के लगातार आप पर विपक्ष हमला बर रहा है। इस तरीके से आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने की बात हो, चाहे वो गरीबों को 10% आरक्षण की बात हो, खास तौर से रोजगार की बात हो, ऐसे मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उतर रही है मैदान में, जो कहीं ना कहीं आम लोगों को प्रभावित करते हैं। आपको लगता है कि इसका कोई असर होने वाला व्यापक पैमाने पर? देखिए, देश के आम जनमानस को मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है। 10 साल मोदी जी की सरकार रही और उन्होंने जो जो कहा सारा वचन निभाया और उसके अंतर्गत आज गांव के अंदर खुशहाली और तरक्की के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मद्दा कहा था, अपने घोषणा पत्र में राजस्थान में क्या कहा था वो बानगी है, आप उसको जाकर के नेट पर सर्च कर लीजिए। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने 3-4 बातों की गारंटी देश को दी है, देश उसे भी भूला नहीं है। इन्होंने देश में इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र को समाप्त करने की गारंटी दी है, देश उसे जानता है। आकंठ भ्रष्टाचार में कांग्रेसी डूबे थे अपने पूरे शासनकाल में और इन्होंने आकाश से लेकर पाताल तक घोटाले किए हैं। ये कांग्रेस की गारंटी अभी देश भूला नहीं है। इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाने का काम किया। प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इस देश में संसाधनों पर पहला हक केवल अल्पसंख्यकों का है, तो ये गारंटी भी अभी देशवासियों को याद है। मनमोहन सिंह के कैबिनेट के फैसले को इनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से फाड़ के फेंक दिया। जो आज लोकतंत्र बचाओ की, संविधान बचाओ की बात करते हैं कांग्रेसी, तो ये गारंटी अभी देश को याद है। तो मोदी जी की गारंटी पूरे देश को भरोसा है और इसीलिए मोदी जी ने हर घर में शौचालय देने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, स्वास्थ्य चिंताओं पर विराम लगाने के लिए आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, हर घर शुद्ध जल देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है। और यहां तक कि आर्थिक अस्पृश्यता थी इस देश में, बहुत से लोग थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, उनके खाते खोल करके डीबीसी सिस्टम के माध्यम से उनको पैसा देने का काम कर रही है। इसी कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, सदन के अंदर कहा था कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 16 पैसे ही नीचे तक पहुंचता है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार कांग्रेस में व्याप्त था, तो इस प्रकार की बात अभी लोगों को याद है देश के अंदर। अब क्या कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? उनकी पहली गारंटी है जितना हो सके उतना लूटो, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। दूसरा कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा है मोदी जी को दिन रात गाली दीजिए, ये कांग्रेस का दूसरा वचन पत्र है। तीसरा कांग्रेस का वचन पत्र है सनातन धर्म का अपमान करो, रोज देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं को गाली करो, गाली दो। और अयोध्या के अंदर जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तब यही कांग्रेसी, समाजवादी, बसपाई, ये जो आपस की सहेली पार्टियां हैं, इन लोगों ने किस प्रकार से भगवान के राम के मंदिर का विरोध किया, ये गारंटी है इनकी। सनातन धर्म की अपमान करने की गारंटी ये कांग्रेसियों की गारंटी है। देश को बदनाम करने की गारंटी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। जब 10 साल मनमोहन सिंह जी का समय था तो किस प्रकार से कमजोर भारत की छवि पूरी दुनिया के अंदर गई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे, किस प्रकार से उनसे सुलूक होता था, सीमा पर किस प्रकार से सैनिकों के सिर काट करके दूसरी सेना के लोग ले जाते थे और फुटबॉल खेलते हुए उसका वीडियो अपलोड करते थे। ये कांग्रेस जो देश को कमजोर कर रही थी उसकी गारंटी कांग्रेस की है। जनता को गुमराह करने की गारंटी कांग्रेस की है, वो इन्होंने घोषणा पत्र में भी गुमराह किया है। शक्ति का अपमान करने की गारंटी है। किस प्रकार से शक्ति का अपमान करने की बात इनके राहुल गांधी जी ने कहा था कि हिंदू धर्म की शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। नवरात्र आने वाली है, हम तो देवियों से कहना चाहते हैं, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि जिस शक्ति को ये समाप्त करने की बात करते हैं वही शक्ति, वही मात्र शक्ति कांग्रेस पार्टी को समाप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, पिछली बार भी इनका घोषणा पत्र आया था, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आया था, उसको जनता ने उस घोषणा पत्र को देखना तक उचित नहीं समझा। आज इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है और आसन हार को देख करके रायबरेली और अमेठी के अंदर
अभी अपना कैंडिडेट तक नहीं घोषित कर पाए हैं, इनका जिले का स्तर का संगठन नहीं है, ब्लॉक पर इनका संगठन नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है और अब बड़ी बड़ी बात करना, खियाली पुलाव बनाना, मुंगरी लाल के हसीन सपने देखना, ये सब कागज में लिखने से कुछ नहीं होता। इसके लिए दिन रात तपस्या करनी पड़ती है और जो काम मोदी जी कर रहे हैं, आज बिना किसी एक दिन की छुट्टी लिए हुए मोदी जी एक तपस्वी की भांति पूरे देश में लोगों की सेवा कर रहे हैं और दिन रात गरीबों के उत्थान की चिंता करते हैं। दिन रात किस प्रकार से सेवा ठीक प्रकार से हो, किस प्रकार से सुशासन हो, किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय आगे बढ़े, इस प्रकार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और पूरी 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर, 370 सीट पूरे देश के अंदर और एनडीए का गठबंधन 400 का आंकड़ा पार करने वाला है। इसमें जनता को तनिक भी संदेह नहीं है। जनता का नारा बन गया है कि बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही। तो इस प्रकार से अब कांग्रेसियों की बात में कोई गुमराह होने वाला नहीं है। खुद इनके पार्टी के लोग रोज अपनी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ये अंदरूनी कलह से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। इनके अंदर जो अंदरूनी एक संघर्ष चल रहा है वो फलक पर आ गया है और जनता के बीच तक चला गया है। तो इनकी नैया डूब रही है। अब इनकी नाव डूब रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी सहयोग कर देंगे, कहीं कोई सहयोग कर देगा। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र ये आज जो है ये केवल झूठ का पुलिंदा है, जनता को गुमराह करने वाला है। इसमें कोई चीज प्रकार की किसी न्याय की कोई बात नहीं है। तरफ से आरोप ब्रजेश शुक्ला, प्रियंका जी मैं आपसे जरूर इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहला राउंड है इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके पास बारी बारी से हम लोग पहुंच जाएं। तो ब्रजेश शुक्ला जी, अगर आप पिछला घोषणा पत्र देखेंगे और इस बार का घोषणा पत्र देखेंगे कांग्रेस का, तो दोनों में काफी कुछ समानता है। उस वक्त भी महिलाओं के लिए न्यूनतम गारंटी की बात की गई थी और इस बार भी उनके लिए नारी न्याय की बात की गई और कहा गया कि उसमें पैसे भेजे जाएंगे। किसानों की बात उसमें भी की गई थी, किसानों की बात इसमें भी की गई है। 2019 के भी घोषणा पत्र में सरकारी पदों पर भर्ती की बात की गई थी और इस बार भी की गई है। पिछली बार के तमाम वादे रिपीट हुए हैं। पिछली बार इन वादों को जनता ने नकार दिया था। इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा? क्योंकि 10 साल सरकार को हो गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी कोई चीज होती है, तो क्या उसका कोई असर नजर आएगा आपको? देखिए महाराज जी, ये जो घोषणा पत्र है, अभी बीजेपी का भी घोषणा पत्र आएगा तो उसके बाद बोलते ज्यादा अच्छा था, लेकिन वास्तव में घोषणा पत्रों में बहुत भरोसा नहीं रहता लोगों का। वो कहते नहीं है कि घोषणा जो चुनावी घोषणा पत्र है, अब आप कांग्रेस का ही घोषणा पत्र उठा के देखिए। मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें एक मुद्दा ऐसा है जो अलग है, क्योंकि अभी ये बिहार सरकार ने किया था जाति गणना और उस आरक्षण से निकलने की बात। मैं कहता हूं जाति गणना और आरक्षण से निकलने के बाद इसके परिणाम में बिहार में मालूम हो जाएगा कि कितना असर हुआ, कितना असर नहीं हुआ। देखिए, आप 2022 के चुनाव देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए, उनके घोषणा पत्रों को वो हूबहू उसी तरह का है, लगभग वही है। उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर है। किसान कर्ज माफी, ये सारे वादे आप देख लें 2019 में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये सब वादे असर आने। केवल ये क्यों करते हैं? सभी करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा वो होता है। मुझे नहीं ऐसा लगता है। हाँ, जाति गणना की बात इन्होंने की है। अब जाति गणना का टेस्ट होना है। जाति गणना मैं भी 4-5 दिनों से दौरा करके लौटा हूँ और मुझे लगता है कि जाति गणना और जो अति पिछड़ों हैं उनके गांव में एक नमक की तरह छिड़कना है। कारण कि उनको लगता है कि उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, और इतने साल की सरकारें चलती रही, तमाम सरकारें, तो ये तमाम सवाल वहां पर जाति गणना से उठे हैं, उनको और भी आहत करते हैं। अब देखिए क्या इसका असर होता है, इस पर आप नजर डालिए। केजरीवाल कई जगह चुनाव लड़ने गए, हर जगह उन्होंने कहा मुफ्त बिजली। गुजरात में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, कितनी सीटें मिली। गोवा बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, कितनी सीटें मिली। तो घोषणा पत्र बहुत असर नहीं करते। कारण क्या है कि लोग समझते हैं कि चुनाव के समय लोग घोषणा करते हैं, लोग समझते हैं कि चुनाव के समय लोग वादे करते हैं, लोग समझते हैं कि चुनाव के समय तमाम बड़े बड़ी सब्जबाग दिखाए जाते हैं। तो उस चीज का क्या असर होगा? तो अब चूंकि घोषणा पत्र आया है, अब मैं बाहर निकलूंगा, जाऊंगा, देखूंगा जाके, लेकिन जो मैंने देखा है कि 2022 में मैंने देखा, ठीक आप उठा लीजिए, अभी सब यही वादे किए गए थे, इससे बड़े उसमें बिजली माफी सब कुछ था।
लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम आपने देख लिया। तो मैं घोषणा पत्र को, मैं 35 साल से यही पत्रकारिता कर रहा हूँ, जब लोगों के पास घोषणा पत्र न पार्टियों को याद रहते हैं न आम आदमी को याद रहता है, वो जो पढ़ते हैं लोग भूल जाते हैं, दल भी जारी करते हैं भूल जाते हैं। तो अब धीरे धीरे एक रूटीन बन गया है कि बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े होगा, और इसमें सभी दल शामिल हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत कोई असर होने वाला है। और सभी के लिए ये सिद्धांत सभी के लिए लागू होता है, कारण कि आप जो घोषणाएं करते हैं उनको, उनकी समीक्षा कितने लोग करते हैं। जो लोग समीक्षा कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है, जो लोग इनकी समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि साहब ये लागू करना है, उनको फायदा मिल रहा है। तो अब समझ 2022 का चुनाव आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया था। क्या किसानों को कर्ज माफी की बात नहीं थी? अभी देख लीजिए, उठा के देख लीजिए 2019 में किसानों को कर्ज माफी में बात है, किसानों कितना तवज्जो दिया? कुछ नहीं दिया। तो जब चुनाव घोषणा पत्र आते हैं तो उनका घोषणा पत्र जारी करना भी बहुत ठीक ठाक होता है, और हमारा लोगों को बहस करना भी बड़े मजबूरी है। लेकिन इससे आगे ना, इसके बाद ना कोई याद रखता है ना कुछ करता है। जो लोग याद रखते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इसका होता है। घोषणा पत्र मतलब राजनीतिक दलों की मजबूरियां हैं, उनको जारी करना पड़ता है। अब बीएसपी तो कभी नहीं घोषणा पत्र जारी की, वो सत्ता में आ गई थी। तो आप बताइए तब जारी किया उन्होंने घोषणा पत्र? कभी नहीं जारी किया। कारण क्या है कि इस तरह की बातों से लोगों को वो हुआ है। अब आपने कह दिया था, बड़ी बड़ी बातें कर दी, इसके बाद चुनाव आए, हार गए, तो आप भाग खड़े हुए यहां से। इस चीजों को कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता है। अब आप घोषणा पत्र आपने बताया, मैं जाने वाला हूं बाहर, फिर अभी कल लौटा हूं मैं मुरादाबाद वगैरह से, फिर जाऊंगा तो देखूंगा क्या असर होगा। लेकिन जो मेरा अनुभव है यही है कि कुछ नहीं होता है। लोग व्यक्ति को तौलते हैं, पार्टियों को तौलते हैं, और फिर उसके बाद निर्णय करते हैं। अब ये मैं देख के बता सकता हूँ क्या असर होगा क्या नहीं होगा। आजम खान साहब, अगर हम खाली घोषणा पत्रों की बात करें तो देखिए, बेरोजगारी भत्ता आपकी सरकार देती थी, उसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे फिर से देंगे, लैपटॉप देंगे। लेकिन आप देखिए कि उस घोषणा पत्र का कोई बहुत असर नहीं हुआ। आप सरकार से ऐसा बहाल हुए कि दोबारा पलट के नहीं आ पाए। 17 के बाद से आप देखिए लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, बल्कि 14 के बाद से देखा जाए तो आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2 आप लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और 2 विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या बेहतर नहीं होता कि कांग्रेस के साथ मिल करके अगर घोषणा पत्र, बाकी घटक दल भी एक साथ कोई एक संकल्प पत्र अगर जारी करते तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती, बजाय जब आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो कांग्रेस अलग जारी करे, आप अलग जारी करें। मानस जी, ऐसा नहीं है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत नजदीकी चुनाव हारती है। मतलब अगर हमें 2-2.5 लाख वोट शायद और मिल गए होते तो हम आज सत्ता में होते। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत है और कैडराइज है। और हमने जो 2012 में जो घोषणा पत्र में जारी किए थे, तो हमने बेरोजगारों को भत्ता दिया था और लैपटॉप बांटे थे। तो पार्टियां काम करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे हमने 2014 में जो कहा था वो किया था, तो क्या 15 लाख रुपए हम सभी लोगों के अपने खातों में आ गए? क्या शायद नहीं आए। 2022 में इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? नहीं हुए। और जो 2 करोड़ नौकरी देने का लोगों से वादा किया था पर ईयर, वो भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है जो ये कहते हैं कि हमने मोदी गारंटी के नाम मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं है। जितने इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो इन्होंने पूरे नहीं किए, जो जनता से किए थे। जो प्रोपेगेंडा वाले वादे थे वो शायद इन्होंने पूरा किया होगा, जिससे इनको प्रोपेगेंडा की राजनीति को फायदा मिलता है और ध्रुवीकरण की राजनीति को फायदा मिला, उन मुद्दों को इन्होंने पूरा किया। लेकिन जो जनता को सीधे फायदा पहुंचा सकते थे वो उन मुद्दों पे इन्होंने किनारा कस रखा और सब जवाब दिखाते रहे कि अब नहीं, अब ये 27 में पूरा होगा, अब ये और 47 में 2047 में लेके चले गए हैं कि विकसित भारत बनेगा तब सारे वादे पूरे होंगे।
तो पता नहीं हमें आप में से कौन इसे देख पाएगा, कौन नहीं देख पाएगा, इनकी बात है। लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्थिति उतनी ही खराब है, बेरोजगारी की स्थिति वैसी की वैसी है। कानून व्यवस्था पे हम जब कहते हैं तो 11 पेपर लीक 2017 से हुए हैं। जो सरकार 11 पेपर लीक लगातार नहीं करा सकती है, जिसका मतलब उसका कहीं ना कहीं नाकाम रहा है, कानून और प्रशासन नाकाम है उसे कंट्रोल करने में। और युवा परेशान है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसे ये 10,000 रुपए मुद्रा लोन देके कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। आप बताइए आज की महंगाई में 10,000 का मुद्रा लोन या 25,000 के मुद्रा लोन में कौन सा आदमी कौन सा काम करके आत्मनिर्भर बन जाएगा? शायद नहीं बन पाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच में है और जनता के मुद्दे हैं। यकीनन इंडिया अलायंस के केंद्र में श्रमिक है, किसान है, महिला है, नौजवान है, ये चारों लोग हमारे केंद्र बिंदु हैं। और जितनी योजनाएं हमारी बनती हैं, चाहे कांग्रेस बना रही, चाहे हम लोग प्रदेशों में अपने इंडिविजुअल, वैसे कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है। सारी कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनसे हम लोगों को कोई एतराज नहीं है और सारे लोग उसको मानने, मुझे लगता है कि मानेंगे। और कहीं अगर प्रदेश में हमें कोई जरूरत होगी उसमें एडिशन करने की, तो शायद समाजवादी पार्टी वो सुझाव दे, इंडिया अलायंस को सुझाव दे कि हाँ ऐसा और कर लिया जाए। अभी तक जो भी योजनाएं आई हैं कांग्रेस की तरफ से, वो सभी जनता से सीधे जुड़ी हुई योजनाएं आई हैं और आशा है कि सरकार बनने के बाद ये पूरी की जाएंगी। जी मानस जी। जी जी। अच्छा प्रियंका जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे अवधेश पांडे जी की बातों का। आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपसे सवाल लेता हूं मैं। देखिए मानस जी, मैं सोच रही थी कि आज मैनिफेस्टो पर बात हो रही तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उसने 10 सालों में क्या काम किया और आने वाले इलेक्शन के लिए उनके पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसके बारे में बात करेंगी। पर इन्होंने नहीं कहा, एज यूजुअल जैसे 10 साल पहले बोलते थे, आज भी उसी घिसे पिटे डायलॉग के साथ ये 2024 में जाना चाहते हैं। तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो विदेश नीति की बात कर रहे थे, तो मैं विदेश नीति में पूछना चाहूंगी, अरुणाचल प्रदेश में लगातार चीन नाम रखने का काम कर रहा है और ये बोलने में असमर्थ है। इनके जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि बड़ी इकोनॉमी से लड़ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग छोटी इकोनॉमी है। तो ये सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी जब देश प्रेम की बातें करती है तो संदेह होता है। मणिपुर पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आज मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, पर उस पर एक शब्द नहीं बोलती। तो मुझे लगता है कि शर्मिंदगी होती है कि इस देश में एक ऐसी सरकार भी है जो मणिपुर को इस देश का हिस्सा भी नहीं मानती, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि महंगाई पर अगर ये बोल पाते, शायद ये बताते कि जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था वो इनकी सरकार में, इनके 10 साल की इतनी मेहनत के करने के बाद, जो लगातार ये कहते हैं कि 24 घंटे हम काम करते हैं, 24 घंटे हम चुनावी मोड में रहते हैं, उसके बाद वही सिलेंडर 1200 रुपए का रोज खरीदने के लिए मजबूर हो जाते। इनकी सरकार में जो पेट्रोल का प्राइस हमारे यहाँ 66 रुपए होता था, अब 97 रुपए 98 रुपए मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इनकी मेहनत का नतीजा है जो देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आप डीजल के प्राइस देख लीजिए, हमारी सरकार थी तब 52 रुपए में था, 88 रुपए में। इनकी इतनी मेहनत के बाद ये स्थिति आई है कि वो डीजल 87-88 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। आटे का भाव आप देखिएगा, 21 रुपए में जो आटा मिलता था आज 47-48 रुपए में मिल रहा है। तो इतनी मेहनत की है ना, उसी वजह से मिल रहा होगा। दूध दही, भाई क्या बताऊं, दूध दही घी चावल दाल आटा हर चीज जीएसटी की मार झेल रहा है आम आदमी, और उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो 24 घंटे काम करते हैं। उसी काम का नतीजा है कि इस देश की जनता महंगाई के बोझ तले दब जा रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि इस देश में इतनी आर्थिक असमानता हो गई है जितनी आज से आजादी के पहले हुआ करती थी। मतलब 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है इस देश की, और फिर भी ये सरकार प्राइवेट जितनी भी पीएसयूज हैं उसको प्राइवेट हाथों में देती चली जा रही है लगातार। आपको मैं बता दूं लखनऊ एयरपोर्ट का हाल, वहां से 30 जो है ऐसे जो जो स्मगलिंग करते हैं वो लोग भाग गए। ये हालत है इनके लॉ एंड ऑर्डर की। मतलब स्मगलर भाग गए एयरपोर्ट से, तो मजाक लगता है। मुझे लगता है कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार पे प्रवचन देती है। अरे भ्रष्टाचार पे प्रवचन देती तो ये बताइए छगन भुजबल की फाइल खत्म हो जाती, गायब हो जाती। भ्रष्टाचार पे अगर ये प्रवचन इतनी सीरियसली देते, इतनी मेहनत कर रहे होते भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, फिर इनसे पूछते हैं ना कि अजीत पवार पे जो लगे केसेस हैं वो अचानक से 72 घंटे में क्यों कम होता। प्रियंका जी बीजेपी ने कहा था कि सीएम बन जाते हैं। जी प्रियंका जी, धारा 370 हटाने का वादा किया था
बीजेपी ने उसको पूरा किया। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, उन्होंने वो वादा पूरा किया। बार बार वो कहते सीना ठोक करके कि हमने कहा था कि हम सीए लेके आएंगे, तो वो लेके आए कानून। आज भी जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन नहीं करा पाए, क्यों नहीं करा पाए इनसे पूछिए ना। आज भी बताए ना कि अरे राम मंदिर तो कोर्ट के ऑर्डर से बना, उसमें ये क्यों क्रेडिट लगता है। और आज भी ये उस पर वोट मांग रहे हैं, मतलब 10 साल के कार्यकाल के बाद ये कह रहे हैं कि हमें इस पे वोट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये इनको खुद से शर्म और लज्जा आनी चाहिए कि ये किस चीज पर वोट मांग रहे हैं। जिस तरह से देश में आर्थिक असमानता फैली हुई है, देश पे कर्ज, मतलब आप मान के चलिए जो 55 लाख करोड़ कर्ज होता था, आज 200 लाख करोड़ कर्ज पहुंच चुका है इस देश में। और ऐसा कर्ज कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आप ये बता दीजिए। देश का विकास हो रहा हो, समझ में आए। आप कह रहे हैं इकोनॉमी आप इतनी बड़ी है नहीं कि आप चाइना से लड़ पाए। आप लद्दाख में देखिए किस तरह सोनम वांगचुक जो लगातार एक मांग मांग रहे हैं, इनके घोषणा पत्रों में थे सब, वो तो क्यों नहीं पूरी कर देते। पूरे राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। तो हर चीज में ये असमर्थ नजर आते हैं, और सिर्फ आज ये वोट मांग रहे हैं, तो वो भी इसलिए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे 10 साल हो गए साहब, अब तो अपने काम बताओ कि 10 साल में तुमने क्या किया, किस पर वोट मांग रहे हो। ये बताओ ना कि अगले अगले आने वाले 5 सालों के लिए रोड मैप क्या है तुम्हारे पास, कितनी नौकरियां दे दोगे, बता दो। हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम 10-30 लाख नौकरियां दे देंगे, तुम बताओ ना कितनी नौकरियां दोगे। वो 2 करोड़ रोजगार का हिसाब दोगे, नहीं दे पाओगे। तो हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुंह चुराती है जब मुद्दों की बात आती है। ये नौकरियों पर नहीं बोलेगी, ये महिलाओं की बात करते हैं। अरे भाई महिलाओं की बात करते हो, बताओ ना कितने % तुमने महिलाओं को टिकट दे दिया। अगर आरक्षण की बात कर रहे हो, परसीमन का इंतजार कर रहे हो, तो कम से कम ये तो बताओ कि आरक्षण अगर अगर चाल चरित्र चेहरा है आपके पास, मंशा है आपके पास, तो बताओ। बलात्कारी अपनी पार्टी में समेटे हुए हैं, ब्रजभूषण किसकी पार्टी है, आप बताइए। ब्रजभूषण के ऊपर क्या आरोप है, यही इन्हीं से पूछ लीजिए, अवधेश जी से, वही बता देंगे, लेकिन नहीं बताएंगे। इनसे पूछिए कि अभी जो अंकिता भंडारी केस पे क्या हुआ, तो ये चुप बैठेंगे। इनसे पूछिए कि 13 रुपए किलो चीनी किसने वादा किया था देने का, वो मैडम कहाँ है। 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिल पाई देश के लोगों को, अमेठी की जनता को मिल जाती तो भी बड़ी बात थी। तो मुझे लगता है अवधेश पांडे जी, प्रवचन देना अलग चीज होती है, और अपनी पार्टी के जो काम है उनको गिनाना अलग चीज होती है। अपनी पार्टी की क्या रूपरेखा है, किस लिए चुनाव में जाएगी, वो अलग बात होती है। आप ये बताइए कि एग्जिस्टिंग आपके सांसद हैं, नहीं एग्जिस्टिंग सांसदों के टिकट क्यों काटने पड़ रहे हैं आपको, ये बता दीजिए। सुन लीजिए सांसदों के टिकट, और आपको ये बताइए कि बाहर से क्यों लेने पड़ रहे हैं नेता। आपकी पार्टी में नेता नहीं रहते, आपकी पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है। मथुरा में आप किसको टिकट देते हैं, आप किसी कार्यकर्ता को टिकट देते हैं क्या, आप किसी नेता को टिकट देते हैं क्या। देखिए हकीकत ये भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई काम है, ना कोई, अब तो इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचा है। अब ये कहते हैं कि सीबीआई आईटी के दम पर ये लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, फिर लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं, तो इनका नेतागिरी बिछाता है, बाकी दूसरे पार्टी से आते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो ऐश कर रहे होते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। चलिए अवधेश इनको ही टिकट मिल जाए तो बड़ी बात है, कभी पिछाते रहेंगे, पिछाते रहेंगे, खुश है, गाते रहेंगे। एक तो कश्मीर की समस्या की भी बात इन्होंने की, चुनाव की। आज कश्मीर किसके शासन में गया, अरे जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, और पाकिस्तान की सेना आ गई, उसने कब्जा कर लिया, उसके बाद घोषित हो गया। पाकिस्तान को दे दिया। आज हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी खो करके कहते हैं उसको हम वापस लाएंगे। आज हम ऐसे देश में शामिल हैं जो करने का काम करते हैं, उसका सबूत मांगने का काम करते हैं। अब कांग्रेसियों के घोषणा पत्र में एक चीज है कि सारे चोर इकट्ठा हो जाओ और जोर जोर से बोलने लगो। अरे बोलना है तो संदेश खाली वाले मुद्दे पर बोलिए। जब गैस की आप बात कर रही हैं तो किस प्रकार से हमने संदेश खाली में भी हम बोले, हमारे तो नेता वहां बैठकर धरना प्रदर्शन किए। आप बताइए ना, जब आपके सांसद बोलते हैं तो फिर क्यों मुंह चुरा लेते हैं। अभी आपने श्रीलंका को एक द्वीप जो है गिफ्ट में दे दिया, RTI से जानकारी निकल करके आई है, तो उसमें आप छिपा रही हैं। उसमें किसका शासन था, उसमें कौन से प्रधानमंत्री थे,
ये आपको बताना पड़ेगा। आज जो चीन की बात कर रहे हैं, 32,000 किलोमीटर की जमीन कांग्रेस के समय में चीन को चली गई है। किस मुंह से चीन का मुद्दा आप उठाती है? आप मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं और एक इंच भारत की, अब भारत की एक इंच चाइना अंदर जाता है और आप लाला के नहीं दिखा पाते, चाहे वो 5 तस्वीर हो और चाहे चीन का मुद्दा हो। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, बड़ा विज्ञान दे रहे थे, जरा अपनी सरकारों को देखिए, इनका भी घोषणा पत्र है। अयोध्या में दंगे किसने किए? अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाने का काम किसने किया? ये घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीने 2 दंगे कौन कराती थी पार्टी? समाजवादी पार्टी कराती थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आप देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा देते हैं कि विभाजित ढांचे को क्षति नहीं पहुंचेगी, और सुप्रीम कोर्ट आपके मुख्यमंत्री को 1 दिन का कारावास देता है। यानी कानून और संविधान का पालन आप नहीं करते हैं और हमसे कहते हैं हमने संविधान और कानून का पालन किया। यानी जो कोर्ट को हमने एफिडेविट दिया था कि नहीं विभाजित ढांचा नहीं गिराया जाएगा, अगर हमने उसका रक्षा किया तो आप हमें कहेंगे कि हमने दंगा कराया। दंगा तो आपने कराया, जो आपने संविधान की रक्षा नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, सुप्रीम कोर्ट को जो आपने एफिडेविट दिया था और आपके नेता को सजा हुई, समाजवादी पार्टी के किसी नेता को आज तक सजा नहीं हुई है उस मामले में। और एक बात और कहूंगा आगम जी, 2047 के का जो लक्ष्य है भाजपा का, भारत को विकसित बनाने का, मैं भगवान से दुआ करूंगा उसको आप देख लीजिए, इतना जल्दी विकास नहीं पूरा होगा। 2047 में मोदी जी भारत को देश बनाएंगे, उसको आप भी देखिएगा। और हमारे कांग्रेस 2022 में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी वादा था, अब वो क्या हुआ? 2028 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे हैं आप। मतलब जब आप पहुंच नहीं पाते तो आगे बढ़ा देते हैं। 47 में तो आपका पूरा नहीं होगा तो आप कहेंगे अब 57 में चलिए देखिए, ठीक है? सपा लूटेगी कि कांग्रेस लूटेगी? 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या हुआ? 3 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में बनी नहीं बनी, अब आप कह रहे हो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी 2028 में, और 2028 में जब 5 नहीं बनेगी कहोगे 2027 में 7 ट्रिलियन बनेगी। तो आप तो खाली वादा करके आगे बढ़ाते जाते हो। हमारा लग रहा है फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। महिलाएं अब कमर कस के निकल चुकी हैं। अब वो कांग्रेस को, एक कांग्रेस की नेता आई थी, लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ, कहाँ चली गई वो? उनकी जो 5 पोस्टर गर्ल थी हमारी, वो सब दूसरे दलों में चली गई। तो आज अपने दलों की बात करिए, उनको समेटने की बात करिए, अपने दलों को ठीक करने की बात करिए। चुनाव कभी लड़िएगा, अभी आप किसी चुनाव में नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। आप कैंडिडेट तो दे नहीं पा रहे, किस प्रकार का चुनाव लड़ेंगे? अब उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का ये अहंकार बोल रहा है, और इस अहंकार के पीछे उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अब ईडी क्या हो गया है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब भाजपा हो गया है। सीबीआई एक भाजपा की विंग हो गई है। इनकम टैक्स ऑफ इंडिया नहीं रहा, इनकम टैक्स ऑफ भाजपा बन गया है। पहले एजेंसियों के दुरुपयोग आप रोकें, जब आप एजेंसियों का दुरुपयोग करने से बचे। अब लोग देख रहे हैं योगी जी का कानून का राज। चलिए ब्रजेश शुक्ला जी आपके पास आता हूं मैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो 2019 का था उसका हमने जिक्र किया, लगभग तमाम सारे वादे रिपीट हुए। 2019 में बीजेपी ने भी एक संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें जो सबसे पहले जिन 3 बातों को उन्होंने जनता से के सामने रखा था वो तीनों इस प्रकार से हैं। मैं आपको इसको मैं बता देता हूं क्योंकि वो उनका संकल्प पत्र मेरे पास है। पहला संकल्प पत्र का पहला हिस्सा था कि मंदिर को लेकर के कहा गया था कि मंदिर बनाया जाएगा, संविधान के दायरे में रहते हुए बनाया जाएगा और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये पहला उनका संकल्प था। दूसरा, जम्मू कश्मीर में धारा 35A और 370 इसको खत्म किया जाएगा, ये इनका दूसरा वादा था। और इनका तीसरा वादा था कि छोटे किसानों को पेंशन के रूप में एक सम्मान निधि दी जाएगी। ये 3 वादे, उसके बाद और भी बहुत सारे वादे हैं, लेकिन मैंने 3 जो प्रमुख बातें थी उनको बताया, जो तीनों लगभग पूरी हो चुकी है। छोटे दुकानदार एक बड़ा सवाल था क्योंकि जब से
ऑनलाइन जो तमाम सारी एप्स हैं जिस तरफ से उस पर व्यापार शुरू हुआ है, तो छोटे दुकानदार बहुत परेशान थे। उनके लिए वादा किया गया था कि 60 साल के बाद पेंशन दी जाएगी, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं समझ में आता है। एक चुनाव का संकल्प भी था उसमें, ये भी कहा गया था। तो खैर वादे बहुत सारे थे, लेकिन जो 3 सबसे पहले जो उन्होंने वादे किए थे वो तीनों पूरे कर दिए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो नया संकल्प पत्र आएगा उसके साथ जब बीजेपी मैदान में उतरेगी तो कहेगी देखिए जो मैंने कहा था उसको पूरा कर दिया? देखिए, इसीलिए ये जो बातें कही गई थी, प्रमुख बातें, तो इसीलिए वो एक ये भी था, ये जो वो नागरिक कानून जो आया, वो बनाया इन्होंने, ये तो वो जो है ये सारे बातें किए थे। यही कारण है, देखिए आप वो जो मैदान में जा रहे हैं उस पर अपनी बात को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो कांग्रेस की गारंटी एक अलग चीज है, कांग्रेस के वो अपना एक मोदी की गारंटी बता रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा किसकी, क्योंकि ये गारंटी का भी बहुत महत्व है। ऐसा नहीं आप, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हुई हैं गांव में, बहुत चीजें ऐसी हुई हैं, अगर आप दौरा करेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तब समझ में आता है कि ये बात क्यों कही जा रही है मोदी की गारंटी। कारण क्या है कि तमाम मकानों को दिया गया है, तो हर घर को बिजली के तमाम काम हुए, शौचालयों के लिए पैसा गया है। तो अब ये ये कांग्रेस का जो वादा है, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र की है, और जो मोदी की गारंटी होगी, इसके बीच एक द्वंद्व होने जा रहा है। किस पर भरोसा करेंगे? 2019 में मोदी जी का जो वादे थे ज्यादा भारी पड़े थे, 2022 में भारी पड़े थे, अब 2024 में क्या होगा ये इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूं, जब देखा जाएगा परिणाम आएगा। लेकिन इसमें निश्चित रूप से जो मैं देख के आया हूं, जो मैंने महसूस किया है, तो ये विपक्षियों को थोड़ा कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी यदि उनको चुनाव जीतना है, और ये जो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अब ये इसका अभी आकलन करना थोड़ा कठिन है। जब मैं इस बार दौरे में जाऊंगा तो इस घोषणा पत्र पर भी बात करूंगा लोगों से जाकर के, तब पता चलेगा कि क्या लोग भरोसा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज घोषणा पत्र जारी हुआ है। पहली बात तो ये है कि इसको मैं फिर वही बात कहता हूँ, बहुत ज्यादा गंभीरता से लोग नहीं लेते हैं। कारण कि घोषणा पत्र हो रहा है, और जो काम हुए हैं, जो गांव में काम हुए हैं, जो वास्तव में एक सामूहिकता के अलावा लोगों के काम व्यक्तिगत बहुत हुए हैं, तो उस पर एक अलग सी चर्चा है। जो लाभार्थी हैं, अब लाभार्थी इतना बड़ा फैक्टर लाभार्थी है कि आप देखिएगा, बक्सा खुलने दीजिए, ईवीएम खुलने दीजिए, मालूम हो जाएगा लाभार्थी क्या हैं। तो लाभार्थी जो फैक्टर है, क्या लाभार्थी फैक्टर पर ये घोषणा पत्र भारी पड़ेगा, ये देखने के बाद मालूम होगा। अभी मैं कुछ कहूं ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, इस समय कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन आपको याद होगा 2022 में मैं लगातार कह रहा था कि लाभार्थी फैक्टर ज्यादा भारी पड़ रहा है। सब लोग अलग बात कहते थे, मैं कह रहा था भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, वो हुआ था। अब मैं जो देख के आया हूं, मुझे लगता है कि लाभार्थी है एक अभी भी बड़ा फैक्टर है। अभी भी लोग इसी तरह की चर्चा करते हैं, इसी तरह की बात करते हैं। अब ये घोषणा पत्र और लाभार्थी के दोनों का मिलान करना होगा, तब मैं कुछ बता सकता हूँ। चलिए ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रियंका गुप्ता जी, आप भी चर्चा में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आजम खान साहब आपका भी, और अवधेश पांडे जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो आज ही जारी हुआ है। तमाम सारे उसमें वादे किए गए हैं, कई सारी उसमें गारंटी ली गई है। देखा जाए तो एक बड़ा ही व्यापक और एक बड़ा ही समग्र घोषणा पत्र आम जनता के सामने रखा है। लेकिन इसमें से तमाम वादे ऐसे थे जो पिछली बार भी किए गए थे, लेकिन उस बार जनता ने भरोसा नहीं किया। तो क्या इस बार कांग्रेस के इन घोषणा पत्र पर, उसमें जो तमाम वादे किए गए हैं, क्या इस पर आम जनता भरोसा करेगी या फिर मोदी की गारंटी भारी पड़ सकती है? चलिए चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।